जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन कर आज के पत्रकार परिषद को हम प्रारंभ करते हैं। जैसे हम आमतौर पर देखते हैं कि सिनेमा यह एक अभिव्यक्ति होती है और समाज में जो हो रहा है, समाज की जो परिस्थितियां है, उसका चित्रण उसके द्वारा किया जाता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार से कश्मीर के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए थे वो द कश्मीर फाइल्स इस सिनेमा ने लोगों के सामने लाए, उसकी सराहना हुई और लोगों के सामने कई सारे ऐसी चीजें आ गई कि जो आज तक कहीं पर नहीं थी, अप्रकाशित थी। उसी प्रकार से लव जिहाद के बारे में तो ये कहा जाता था। लव जिहाद के बारे में हिंदू जन जागृति समिति यह संगठन पहला संगठन है कि जिसने भारत में अधिकृत रूप से लव जिहाद का विषय, यह मुद्दा लोगों के सामने रखा। इस विषय के बारे में करीब करीब आज से 20 साल पहले भारत की पहली लव जिहाद की पुस्तक हिंदू जन जागृति समिति ने ही लोगों के सामने लाई। और आज हम देख रहे हैं कि इसी आधार पर द केरला स्टोरी इस नाम से एक फिल्म बनी। उसी का बहुत बड़ी मात्रा में भारत में स्वागत भी हुआ, कई मात्रा में विरोध भी हुआ, लेकिन ये एक अलग तरीके का आक्रमण चल रहा है भारत में, ये वास्तविकता तो लोगों के सामने आ गई। और हम ये चाहते हैं कि इसी माध्यम से ये ऐसी घटनाएं केवल केरल में हुई है, केवल कश्मीर में हुई है, ऐसे नहीं है। तो गोवा के इतिहास का यदि हम उदाहरण देखेंगे तो गोवा में जो यहाँ पर पोर्चुगीज शासन था, उस शासन के कार्यकाल में यहाँ पर जो अत्याचार हुए, इंक्विजिशन के नाम पर हुए, तो क्यों ना ये अत्याचार भी आज की पीढ़ी को, गोवा की पीढ़ी को, भारत में रहने वाले बाकी सभी को ये पता चले कि किस प्रकार से उस समय पर अत्याचार हुए। और जब अत्याचारों की सीमा ध्यान में आती है तो हमें अपनी राष्ट्र का, अपने धर्म का महत्व समझ में आता है। और इसलिए इस अधिवेशन में एक चर्चा ये भी होने वाली है कि यदि कश्मीर फाइल्स की आवश्यकता का स्वीकार भारत ने किया, यदि केरला स्टोरी का स्वीकार भारत ने किया, तो क्यों ना द गोवा फाइल्स भी होना चाहिए। और इसलिए इस विषय पर इस अधिवेशन में केवल चर्चा ही नहीं होगी, तो इस दृष्टिकोण से आगे क्या करना होगा, यह चर्चा भी इस अधिवेशन में होने वाली है। और ये जो हमने देखा कि कई सारी जगह पर आज ईसाई देशों में, पेरू में इंक्विजिशन का म्यूजियम है, लीमा में इंक्विजिशन का म्यूजियम है, ब्राजील में इंक्विजिशन का म्यूजियम है, खुद पुर्तगाल में इंक्विजिशन का म्यूजियम है, स्पेन में पुर्तगाल का इंक्विजिशन का म्यूजियम है। यदि इन सब ईसाई देशों में इंक्विजिशन का म्यूजियम है, तो फिर यह इंक्विजिशन का म्यूजियम गोवा में क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इतिहास का अर्थ होता है जो घटित हुआ वैसे ही, तो जो घटित हुआ है उसको आज की पीढ़ी के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने क्यों ना रखा जाए। तो इसलिए हमने सरकार से ये मांग भी की है। और जब ये होगा तभी भारत में रहने वाले जो हमारे भारतीय बंधु हैं, तो उनको गोवा की विशेषता ध्यान में आएगी कि गोवा के लोगों ने जो स्वतंत्रता हासिल की, उसके लिए जो प्रयास किए, तो किन हालातों में उन्होंने ये प्रयास किए थे, ये सबसे बड़ी बात है। और इसलिए मैं गोवा की सरकार का दो दृष्टिकोण से अभिनंदन करना चाहूँगा। सबसे पहले सप्तकोटेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ, कि जो मंदिर एक समय में मुगल काल में भी उसको ध्वस्त किया गया था और फिर पुर्तगाल समय में भी उसको ध्वस्त किया गया था। एक बार उसका जीर्णोद्धार छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया और अब उसका जीर्णोद्धार गोवा के सरकार ने किया, तो एक बहुत बड़ी बात है इस दृष्टिकोण से। और दूसरा कि
गोवा में जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, कुंकर्लिका लड़ाई, कुंकर्लिका जो एक जिसको हम कहेंगे कि मुक्ति संग्राम, तो उसका पाठ्यक्रम में पहली बार समावेश किया गया। यानी मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमने यहाँ की विदेशी सत्ता को कैसे यहाँ से बाहर निकाला, इसका इतिहास हमारे पाठ्यक्रम में आने के लिए 50 साल से ज्यादा समय जाना पड़ा। तो 50 साल से अधिक समय गोवा की स्वतंत्रता को हुए हैं और एक इतिहास हमारे पुस्तकों में आने के लिए 50 साल से ज्यादा समय लगता है। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा स्पीड अप करने की आवश्यकता, और इसलिए ये म्यूजियम की आवश्यकता, ये गोवा फाइल्स की आवश्यकता इसी दृष्टिकोण से है। यदि वो इतिहास का एक पन्ना हमारे पाठ्यक्रम में आकर के हमारे जो आज की पीढ़ी है उसको अपने जो बुजुर्ग है या अपनी जो यहाँ के वंशज है, तो उन्होंने या पुरखे है कि जिन्होंने यहाँ की स्वतंत्रता के लिए क्या किया उसका अभिमान व्यक्त होता है, तो उसी दृष्टिकोण से यह अभिमान व्यक्त होना चाहिए। इसलिए ये जो 16 जून से 22 जून तक ये अधिवेशन रामनाथी देवस्थान फोंडा गोवा में होने वाला है, तो इसमें इसी प्रकार से कई सारे मुद्दों पर चर्चाएं होगी, कई सारे विषय उसमें होने वाले हैं। और इस दृष्टिकोण से ये जो अधिवेशन है इसकी हमेशा ये हिंदू राष्ट्र अधिवेशन रहता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका में कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। तो यदि वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए या डिसमेंटल करने के लिए प्रयास होता है, तो इस दृष्टिकोण से इस अधिवेशन का जो नाम है वो हमने वैश्विक हिंदू महोत्सव रखा है, क्योंकि यह भी विश्व के हिंदुओं की बात करने वाला है। उनके ऊपर क्या अत्याचार हो रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से कौन सी चीजों की आवश्यकता है। आज हम भारत की स्वतंत्रता को हम देख रहे हैं कि 75 वर्ष उसको पूरे हो रहे हैं, लेकिन साथ में आर्टिकल 370 हटाया गया, लेकिन कश्मीर का हिंदू कहां वहां पर पुनर्स्थापित हुआ। आज हम देख रहे हैं कि एक श्रद्धा वालकर की घटना सामने आ गई, लेकिन लव जिहाद का समस्या नहीं रुकी। फिर चाहे साक्षी की घटना हुई हो, अनुराधा की घटना हुई, आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे ट्राइबल प्रदेशों में भी लव जिहाद बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है, और उसके द्वारा जो ट्राइबल्स लोगों की जमीन है उसके ऊपर कब्जा करने का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का षड्यंत्र सामने आया है। आज मणिपुर किस हालात में है, नागालैंड किस हालात में है, यह भी हम देख रहे हैं। और इसी दृष्टिकोण से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक डॉक्यूमेंट सबके सामने आया, और ये जो विजन 2047 का डॉक्यूमेंट है कि 2047 में 2047 में भारत को इस्लामिक देश बनाना है। ये आज डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंटेड सारे एविडेंस सामने आ रहे हैं। एनआईए के सब जगह पर छापे हो रही है कि जिसके अंदर कई सारे इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों को पकड़ा जा रहा है। और इसका प्रारंभ यदि हम देखेंगे कि केरल में जो वामपंथी मुख्यमंत्री थे वहां के वीएस अच्युतानंदन, उन्होंने कहा था कि वहां पर कुछ संगठन केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कुछ वर्ष पूर्व केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात चल रही थी, आज वो पूरे भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का षड्यंत्र यदि कर रहे हैं, तो उसका उत्तर कुछ तो होना चाहिए। और ये उत्तर हिंदू राष्ट्र ही हो सकता है, क्योंकि हिंदू एकमात्र विश्व का धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास रखता है, जो विश्व बंधुत्व की संकल्पना में विश्वास रखता है। और इसलिए हिंदू राष्ट्र ये सभी के दृष्टिकोण से एक आदर्श राष्ट्र या आदर्श राज्य व्यवस्था हो सकती है। इसलिए इस अधिवेशन में हम प्रयास करेंगे कि ये अधिवेशन इस दृष्टिकोण से चर्चा करे। तो इस अधिवेशन के संदर्भ में आगे की जानकारी देने के लिए सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चेतन राजहंस जी, उनको मैं विनती करता हूँ। प्रतिवर्ष गोवा में जो अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र महोत्सव अधिवेशन होता है, तो हर साल हम एक समान कृति कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं। और पिछले वर्ष हमने जब अधिवेशन हुआ था उस समय हमने मंदिर संस्कृति रक्षा अभियान, यह एक समान कृति कार्यक्रम सुनिश्चित किया था। पूरे भारत में इसको कार्यान्वित करने का भी हमने प्रयास किया। अच्छी उपलब्धि ये रही कि गोवा में हमने 12 नवंबर
2022 को गोमंतक मंदिर महासंघ के माध्यम से यहाँ मंदिर विश्वस्तों की, मंदिर प्रतिनिधियों की बैठक की। महाराष्ट्र में जलगांव में 4 और 5 फरवरी को महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें 373 मंदिर जो महाराष्ट्र के पौराणिक मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, अष्टविनायक है, इन सभी प्रतिनिधियों के साथ साथ हमने यह परिषद का आयोजन किया था। और इसके माध्यम से पूरे भारत में मंदिरों में वस्त्र संहिता, सात्विक वस्त्र संहिता अर्थात सात्विक ड्रेस कोड लागू करने का हमने एक निर्णय लिया। मुझे बताने में आनंद हो रहा है कि महाराष्ट्र में पिछले 15 दिनों में 131 मंदिरों में सात्विक ड्रेस कोड यानी सात्विक वस्त्र संहिता लागू हुई है। महाराष्ट्र से एक प्रकार से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून, इन 3 शहरों में कुछ मंदिरों में वस्त्र संहिता लागू हुई है। आगरा और मथुरा के सुप्रसिद्ध मंदिरों में वस्त्र संहिता लागू हुई है। तो इस प्रकार से जोत से जोत लगाओ, इस प्रकार से वस्त्र संहिता, सात्विक वस्त्र संहिता पूरे महाराष्ट्र में के बाद पूरे भारत में लागू होना शुरू हो गया है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि भविष्य में यानी इस वर्ष कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में हम इसी प्रकार से मंदिर परिषदों का आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मंदिर के प्रतिनिधि अर्थात मंदिरों के विश्वस्त यानी ट्रस्टीज, पुजारी तथा मंदिरों के व्यवस्थापक, इन सबको एकत्रित लाकर वहाँ मंदिरों के उत्कर्ष के लिए कार्य करने का हमारा प्रयास जो है वो जारी रहेगा। आगे की जानकारी हमें हिंदू जन जागृति समिति के धर्म प्रचारक संत श्री सद्गुरु नीलेश सिंघबाल जी हमें देंगे। ये जो अभी वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव गोवा में आयोजित हो रहा है, 16 से 22 जून के कालावधि में ये वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव रहेगा। और इस वैश्विक महोत्सव में भारत के साथ साथ अमेरिका, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। भारत के 28 राज्यों से लगभग 350 हिंदू संगठनों के 1,500 यानी 1,500 से अधिक प्रतिनिधियों को इस अधिवेशन में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है, इन्हें निमंत्रित किया गया है। और हमें पूरा विश्वास है कि बड़े उत्साह से इस बार बड़ी संख्या में, बड़े उत्साह से हिंदुत्वनिष्ठ देश विदेश से इस अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले हैं। इस अधिवेशन में कुछ गणमान्य हिंदुत्वनिष्ठ भी सम्मिलित होने वाले हैं, जैसे स्वातंत्रवीर सावरकर जी के नाती श्री रणजीत सावरकर जी, काशी ज्ञानवापी मुक्ति संग्राम को लड़ने वाले, कानूनी लड़ाई लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन जी, तेलंगाना के हिंदुत्वनिष्ठ विधायक श्री टी राजा सिंह जी, हिंदू इकोसिस्टम के दिल्ली से संस्थापक श्री कपिल मिश्र जी, विश्व हिंदू परिषद के संपर्क प्रमुख धर्माचार्य हरिभक्त परायण जनार्दन महाराज मेटे जी, भारत माता के जय संगठन के श्री सुभाष वेलिंकर जी, और इनके साथ साथ कई पूरे देश भर के उद्योगपति, विचारक, लेखक, अधिवक्ता और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कई जो लोग हैं तथा सामाजिक, राष्ट्रीय एवं धार्मिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कई आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर पर, इसके साथ राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी हिंदू संगठनों के एकत्रीकरण के हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति का गठन करने का प्रयास इस अधिवेशन के माध्यम से किया जाएगा। यानी पूरे देश भर में जो हिंदुत्ववादी संगठन है, इनका कहीं ना कहीं तो एकत्रीकरण किया जाए, इनकी एक समन्वय समिति स्थापित किया जाए, एक कोऑर्डिनेशन समिति स्थापित किया जाए। इसके लिए इस अधिवेशन के माध्यम से प्रयास किया जाएगा, इसका नियोजन किया जाएगा। और समानकृति कार्यक्रम जो है, कॉमन एजेंडा को तय करने के लिए
ग्रुप डिस्कशंस के माध्यम से, गुट चर्चाओं के माध्यम से कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे जो अपने अपने राज्य स्तर पर, अपने अपने क्षेत्रों में आगे चल कर के योजनाबद्ध रीति से उसको कार्य को हाथ में लिया जाएगा, जिसमें लव जिहाद है। लव जिहाद की भयावहता तो हम सब जानते ही हैं। कई सारे प्रकरण आज सामने आ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले दिल्ली में साक्षी नाम की लड़की की बहुत निर्मम हत्या हो गई, और ये जो भयावहता वो केरल स्टोरी नाम की पिक्चर ने सभी के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ साथ हलाल सर्टिफिकेशन ये जो चल रहा है, यानी धर्मनिरपेक्ष भारत में धर्म के नाम पर एक सर्टिफिकेट दी जा रही है, और इस सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत की अर्थव्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। हिंदू समाज के संवैधानिक अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो, हमारे कंज्यूमर राइट्स हो, इसके लिए कड़ी चुनौती दी जा रही है। और हिंदू जनजागृति समिति हलाल सर्टिफिकेशन के संदर्भ में जागृति पर अभियान जो है पिछले 1 वर्ष से चला ही रही है। इसी को योजनाबद्ध रीति से आगे बढ़ाने के लिए इस विषय को भी लिया जाएगा। मंदिरों की मुक्ति, यानी मंदिर जो हमारे सरकारीकरण के दायरे में लिए जा रहे हैं, मंदिरों की तोड़फोड़ की जा रही है, मूर्तियों की तोड़फोड़ की जा रही है, मंदिरों के धन की और मंदिरों की जो ज़मीन होती है उसको हड़प किया जा रहा है। तो इन विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं इनको उठाने के लिए एक विशेष सत्र रहेगा। और जो धर्मांतरित हुए जो हिंदू हैं, जो घर वापसी करना चाहते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर इस अधिवेशन में विचार मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। इस अधिवेशन में विभिन्न प्रकार के परिसंवादों का भी आयोजन किया गया है। इसमें मंदिरों का सुप्रबंधन, यानी मंदिरों का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि हर जगह भी मंदिरों के सुप्रबंधन के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो रही है। जैसे मैं अभी कुछ समय पहले आसाम और मेघालय में गया था, वहाँ पर भी आसाम मेघालय आसाम देवालय संघ हुआ है, वहाँ पर मंदिरों का एक संगठन है। मेघालय में गया तो वहाँ पर भी सेंट्रल टेम्पल कमेटी, ऐसी कमेटी बनी हुई है। महाराष्ट्र में भी है, गोवा में भी है। तो मंदिरों का सुप्रबंधन, मंदिरों में किस प्रकार से आचारों का पालन करना चाहिए, जैसे अभी चेतन जी ने बताया कि वस्त्र संहिता के बारे में बताया, मंदिरों का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से होना चाहिए, मंदिरों का एडमिनिस्ट्रेशन भक्तों के हाथ में क्यों होना चाहिए। तो इस प्रकार की चर्चा वहाँ पर की जाएगी। इसके साथ साथ अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है या दायित्व है, यानी राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू स्पीच जो है, ये एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है या उसका दायित्व है, इसके बारे में वहाँ पर एक चर्चा करने वाला परिसंवाद का आयोजन रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसको भी अभिव्यक्ति स्वतंत्र बताया जाता है। सर तन से जुदा, इसको भी अभिव्यक्ति स्वतंत्र बताया जाता है। परंतु बाकी चीज़ों को हेट स्पीच के दायरे में लिया जाता है। जब भी कोई हिंदू ने कुछ बोला तो उसको हेट स्पीच कहा जाता है। तो वाकई में स्वतंत्रता क्या है और दायित्व क्या है, इसके बारे में गंभीर चर्चा होना आवश्यक है। इसके लिए इस विषय पर भी वहाँ पर चर्चा होगी। ऐसे विभिन्न विषयों पर परिसंवाद वहाँ पर होंगे। कुछ खुले मंच, जिसे खुला संवाद रहेगा, हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति जिसके बारे में मैंने बताया, वो खुला संवाद रहेगा। इसके बारे में सभी जो उपस्थित है अपने अपने विचार वहाँ पर प्रकट करेंगे। और मंदिरों का संगठन किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में खुला संवाद रहेगा, गुट चर्चाएँ रहेंगी। और अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले जो मान्यवर हैं, जो हिंदुत्वनिष्ठ संगठन है, जो अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे, वो अपने अपने विचारों को वहाँ पर रखेंगे। उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है, क्या क्या समस्याएं अपने अपने राज्य में हिंदू धर्म को लेकर या हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के, या हिंदू हित के कानून को लेकर के, क्योंकि इसमें कुछ अधिवक्ता भी सम्मिलित होने वाले हैं। तो सभी प्रकार के विषयों को वहाँ पर रखा जाएगा। और ये जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो प्रयास के दृष्टिकोण से अभी पिछले 11 वर्षों से अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र का आयोजन किया जा रहा है, इससे प्रेरणा लेकर के प्रांत स्तर पर और राज्य स्तर पर भी कई अधिवेशन हुए हैं। तो इस हिंदू राष्ट्र की स्थापना के कार्य को योजनाबद्ध रीति से, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए एक योजना और कृति योजना जो है वो इस अधिवेशन में
तय किया जाएगा। हिंदू विधिज्ञ परिषद की ओर से पिछले 11 साल से हम इस अधिवेशन में सहभागी हो रहे हैं। जब शुरुआत हुई थी तो हमारे साथ केवल 10 अधिवक्ता थे और आज 11 साल के बाद 200 से भी ज़्यादा अधिवक्ता इस अधिवेशन में, इस महोत्सव में सहभागी होने वाले हैं। 16 राज्यों से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी अधिवक्ता इस महोत्सव में सहभागी होने वाले हैं। इसमें जो राष्ट्रीय स्तर के जो लीगल विषय है, सब्जेक्ट है, जैसे कि हेट स्पीच है, सिमिलर जेंडर मैरिज चल रहा है, ट्रेडिशनल लॉ को ओवरलैप किया जा रहा है, और एक हिंदुत्ववादी संगठन और हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता के मन में एक विचार है कि उसको एक ड्यूअल समझाता जाए। द्वियम समाज में, प्रशासन में, जुडिशियरी में, लेजिस्लेचर में उसको एक द्वियम स्थान है। एक भावना है सभी कार्यकर्ताओं की जिनसे हम मिले हैं, अनुभव भी है वैसा। तो लीगल दृष्टि से एक अधिवक्ताओं का संगठन जो वॉलंटरी कार्य कर रहा है, 11 साल से काम कर रहे हैं हम, तो इस विषय में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इस विषय में हम कोर्ट में जाकर याचिका लगा सकते हैं या कोई अन्य मार्ग से जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है उस हिसाब से हिंदुत्ववादी को जो प्रश्न इनसिक्योरिटीनेस जो आया है, मिला है, आज भी वो फेस कर रहा है, उसके ऊपर सॉल्यूशन या उपाय निकालने के लिए अधिवक्ता प्रयास करेंगे और एक आदर्श न्याय व्यवस्था, सभी को न्याय, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। धन्यवाद।